बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ जो हम हार्ट के एक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि जो एसए नोड होता है उसके अंदर जो एक्शन पोटेंशियल की जो स्लो डिपोलराइजेशन होती है वो सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से होती है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो नॉर्मल सेल्स थे उसके अंदर भी सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से डिपोलराइजेशन हो रही थी, तो एसए नोड के अंदर भी सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से आपकी स्लो डिपोलराइजेशन होती है। जो एक्शन पोटेंशियल साइकिल होता है पेसमेकर के अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर और एट्रिया के अंदर डिफरेंट होता है। अब वेंट्रिकल्स, एट्रिया और परकिंजे सिस्टम का एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे बताया हुआ है। अब इसके 5 फेजेज होते हैं, फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4। सबसे पहले आता है फेज़ 0। फेज़ 0 के अंदर आपके सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं जो कि वोल्टेज गेटेड होते हैं। फेज़ 1 के अंदर इनिशियल रीपोलराइजेशन होती है। अब रीपोलराइजेशन में आपके जो सोडियम चैनल्स थे वोल्टेज गेटेड, सोडियम चैनल्स इनएक्टिवेट हो जाते हैं और पोटाशियम चैनल्स खुलना शुरू हो जाते हैं। फेज़ 2 आपका प्लेट्यू फेज होता है जिसमें कैल्शियम अंदर आता है, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल से और पोटाशियम बाहर जाता है। जो नॉर्मल सेल्स थे हमने पहले पढ़े थे उसके अंदर भी प्लेट्यू फेज में यही हो रहा था कि कैल्शियम अंदर आ रहा था और पोटाशियम बाहर जा रहा था। इस तरह से आपके वेंट्रिकल्स, एरिया और परकिंजे सिस्टम के अंदर भी प्लेट्यू फेज के अंदर फेज़ 2 के अंदर आपके कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है और पोटाशियम का ईफ्लक्स होता है। फेज़ 3 में रैपिड रीपोलराइजेशन होती है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा पोटाशियम वोल्टेज गेटेड स्लो पोटाशियम चैनल से बाहर निकलता है। और फेज़ 4 के अंदर आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आता है। ये वो पीरियड होता है जिसमें इनवर्ड आउटवर्ड करंट्स बिल्कुल एक बराबर हो जाते हैं और जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो पोटाशियम के इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के करीब आ जाता है। ठीक है। अब जो आपके वेंट्रिकल्स हैं, एट्रिया हैं, परकिंजे सिस्टम है, इनके अंदर 5 फेजेज होते हैं। फेज़ 0 के अंदर आपका सोडियम के चैनल्स ओपन होंगे। फेज़ 1 के अंदर सोडियम के चैनल्स क्लोज हो जाते हैं, पोटाशियम के चैनल खुलना शुरू हो जाते हैं। फेज़ 2 के अंदर आपका प्लेट्यू फेज होता है जिसमें आपका कैल्शियम अंदर आता है, पोटाशियम बाहर जाता है। फेज़ 3 जो आपका रैपिड रीपोलराइजेशन होती है इसमें आपका मैसिव बहुत ज़्यादा पोटेशियम बाहर चला जाता है और आपके वोल्टेज गेटेड स्लो पोटाशियम चैनल्स ओपन होते हैं। ठीक है। फेज़ 4 के अंदर ये आपका जो इनवर्ड और आउटवर्ड करंट्स होते हैं वो बराबर हो जाते हैं और जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो आपके पोटाशियम के इक्विलिब्रियम के बराबर आ जाता है। अब हम पढ़ते हैं पेस मेकर के एक्शन पोटेंशियल। पेस मेकर के भी 5 फेजेज हैं। ठीक है। जिसमें से अब 3 फेजेज होते हैं। ठीक है। फेज़ 1 और फेज़ 2 जो एब्सेंट होते हैं इसके अंदर, सिर्फ इसके अंदर फेज़ 0 होता है, फेज़ 3 होता है और फेज़ 4 होता है। फेज़ 0 का मतलब क्या होता है, इसमें अपस्ट्रोक होता है। अपस्ट्रोक में क्या होगा कि आपके कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे और अपस्ट्रोक होता है। फास्ट सोडियम चैनल जो होते हैं वो परमानेंटली इनएक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि लेस नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है इन सेल्स का। ठीक है। जो आपके पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल होता है उसमें जो आपके फास्ट सोडियम चैनल्स होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर जो नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाने की वजह से सोडियम चैनल्स आपके इनएक्टिवेट हो जाते हैं। कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से आपका अपस्ट्रोक आता है। फेज़ 1, फेज़ 2 इसमें एब्सेंट होते हैं। फिर फेज़ 3 आता है जिसमें रीपोलराइजेशन होती है और कैल्शियम इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। कैल्शियम खुला तो अपस्ट्रोक हुआ, कैल्शियम बंद हो गया तो रीपोलराइजेशन हो गई। फेज़ 4 के अंदर दोबारा से आपकी स्लो डीपोलराइजेशन होती है। ये आपकी पेस मेकर एक्टिविटी ऑफ द एसए नोड को बताता है जिसे हम ऑटोमेटिसिटी कहते हैं। ये इसमें सोडियम की कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से सोडियम अंदर आता है और इसको हम आईएफ करंट्स भी कहते हैं। ठीक है। सोडियम की कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से आपका इनवर्ट सोडियम करंट ज़्यादा हो जाता है, इसे हम आईएफ भी कहते हैं। नाउ एमसीक्यूज दिए हुए हैं कि जो प्लेट्यू फेज होता है कार्डिक मसल्स के अंदर उसमें कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है और पोटाशियम का ईफ्लक्स होता है। इक्वल कैल्शियम अंदर आएगा, इक्वल पोटाशियम बाहर जाएगा। जो प्लेट्यू होता है एक्शन पोटेंशियल का कार्डिक मसल के अंदर उसमें कैल्शियम अंदर आता है, पोटाशियम बाहर जाता है। डीपोलराइजेशन जो होती है एक्शन पोटेंशियल ऑफ वेंट्रिकुलर मसल्स के अंदर वो सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से ही होती है। डीपोलराइजेशन सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से होगी, जो हमने पहले पढ़ा था कि आपके पहले जो सोडियम चैनल्स थे वो ओपन हो रहे थे। ठीक है। इसी तरह से जो फेज़ 4 होता है जिसमें डीपोलराइजेशन होती है एसए नोड के अंदर वो सोडियम के इनवर्ड करंट की वजह से होती है। ठीक है। सोडियम इनवर्ड करंट की वजह से एसए नोड के अंदर डीपोलराइजेशन होती है। हार्ट के जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनका अपस्ट्रोक डिक्रीज हो जाता है जब आपके बहुत देर तक सोडियम चैनल्स ओपन रहते हैं। जब काफ़ी देर तक आपके सोडियम चैनल्स ओपन रहेंगे तो आपका जो हार्ट का अपस्ट्रोक होता है वो डिक्रीज हो जाता है। कार्डिक मसल टेटेनाइज नहीं होते हैं क्योंकि इनका रिफ्रैक्टरी पीरियड ज़्यादा होता है। कौन से मोस्ट प्रोमिनेंट प्री पोटेंशियल होता है, मोस्ट प्रोमिनेंट
प्री पोटेंशियल किसके अंदर होता है? एसए नोड के अंदर। एसए नोड के अंदर प्री पोटेंशियल सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता है, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है प्री पोटेंशियल। लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड हो जाने की वजह से जो कार्डिक मसल्स होते हैं उनमें टेटनी नहीं होती है, और जो हार्ट के वेंट्रिकल्स होते हैं उनका अप स्ट्रोक डिक्रीज हो जाता है परसिस्टेंट या प्रोलॉन्ग सोडियम चैनल्स की ओपनिंग की वजह से। नाउ द नेक्स्ट MCQ इज़ व्हाट साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, जो कि कनेक्ट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से। इंटरमीडिएट फाइलेमेंट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कनेक्ट करते हैं। साइटोस्केलेटन जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर, साइटोस्केलेटन को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जो कनेक्ट करती हैं वो इंटेग्रिन्स करती हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से इंटरमीडिएट फाइलेमेंट्स कनेक्ट करते हैं। इंटेग्रिन्स जो होती हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के साथ भी कनेक्ट करती हैं। सेल टू सेल एडियंस कैडरिन की वजह से होती हैं, जो कि मेटास्टेसिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सेल टू सेल एडियन जो है वो कैडरिन्स की वजह से होती हैं। साइटोस्केलेटन को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से इंटेग्रिन्स अटैच करती हैं। साइटोस्केलेटन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से इंटरमीडिएट फाइलेमेंट्स अटैच करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो फिल्म एडियंस होती हैं वो LFA की वजह से होती हैं या फिर आपके इंटेग्रिन्स की वजह से होती हैं, और जो ट्रांजिएंट एडियंस होती हैं वो सिलेक्टिन्स की वजह से होती हैं। जो थोड़ी देर के लिए एडियर करेंगे सेल्स वो सिलेक्टिन की वजह से करेंगे, वैसे सेल टू सेल एडियन कैडरिन्स की वजह से होती है। जो फिल्म एडियन होती हैं वो LFA1 या फिर इंटेग्रिन की वजह से होती हैं। अब MCQs हम करते हैं, जब ट्यूमर स्प्रेड करता है, जब आपकी ई कैडरिन का लॉस हो जाता है। मेटास्टेसिस जो होती है वो ई कैडरिन की डिग्रेडेशन की वजह से होती है। मैकेनिज्म क्या होता है ट्यूमर मेटास्टेसिस का? डाउन रेगुलेशन होती है ई कैडरिन्स की वजह से। ई कैडरिन्स की डाउन रेगुलेशन की वजह से आपके ट्यूमर की मेटास्टेसिस हो जाती है। हार्ट एक सिंसीटियम के तौर पे एक्ट करता है क्योंकि उसके अंदर गैप जंक्शंस होते हैं। डेस्मोसोम्स के अंदर आपका साइटोकैराटिन होता है, कैडरिन्स होती हैं और साथ इंटरमीडिएट फाइलेमेंट्स होते हैं। डेस्मोसोम्स में 3 चीज़ें हैं, साइटोकैराटिन, इंटरमीडिएट फाइलेमेंट्स एंड कैडरिन्स। कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जो 2 एपिथेलियल सेल्स को कनेक्ट करते हैं? टाइट जंक्शंस 2 एपिथेलियल सेल्स को कनेक्ट करती हैं। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है और जो साइटोस्केलेटन होता है वो कम्युनिकेट करता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इंटेग्रिन्स के थ्रू। ठीक है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा और जो साइटोस्केलेटन होता है वो आपस में कम्युनिकेट करता है इंटेग्रिन्स के थ्रू। एक स्मॉल सिल्वर पीस को जब आप स्टक करते हो वुड के अंदर, एम्बेडेड हो जाता है इन द फिंगर ऑफ अ 25-year-old मैन। ठीक है, कि सिल्वर का एक पीस जो है वो स्टक हो गया है, ठीक है, उसकी फिंगर के अंदर स्मॉल सिल्वर पीस स्टक इन वुड बिकम्स एम्बेडेड। ठीक है, हो गया फिंगर ऑफ द 25-year-old मैन के अंदर। ही डज नॉट रिमूव इट एंड ओवर द नेक्स्ट 3 days जो एरिया है वहाँ पे आपको सिल्वर जो होता है ना वो आपका रेड कलर का हो गया, स्वॉलन हो गया, टेंडर हो गया। न्यूट्रोफिल्स माइग्रेट किए हैं, इंजर किए उन्होंने टिश्यूज़ को, एक्सप्रेशन हुआ है किन सब्सटेंसेस का सेल एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंटल होते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए। जो ई सिलेक्टिन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को इनिशिएट करने में। ठीक है, जो एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर हमारे पास ई सिलेक्टिन्स होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रमोट करते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को। कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं ट्रांजिएंट एडियन में WBCs की एंडोथेलियम्स के साथ? सिलेक्टिन्स। ठीक है, सिलेक्टिन्स जो होती हैं वो ट्रांजिएंटली एडियर करती हैं आपके WBCs को एंडोथेलियम्स के साथ। ट्रांजिएंट एडियन में सिलेक्टिन्स और फ्रेम एडियंस में इंटेग्रिन्स। एक बच्चा है जिसको मल्टीपल इन्फेक्शन हुई हुई है, उसको रेयर जेनेटिक डायग्नोसिस हुई है जिसमें ल्यूकोसाइट एडियन जो है वो उसके एंडोथेलियल सेल्स के साथ डेफिशिएंट है, कि ल्यूकोसाइट्स उसके एंडोथेलियल सेल्स के साथ एडियर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको डेफिशिएंसी किसकी होगी? LFA1 की। आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना है अर्लियर ऑप्शन ऑफ सिलेक्टिन के साथ। इसके एक्सप्लेनेशन में ये बताया हुआ है कि जो सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट्स होते हैं इनिशियली सिलेक्टिन्स के साथ तैयार करते हैं एंडोथेलियम के, और उसके बाद जो फ्रेम एडियन होती है वो β1 β2 इंटेग्रिन्स के थ्रू होती है, जो कि आप रेगुलेट करती हैं ल्यूकोसाइट्स इंटेग्रिन्स को, LFA1 को और MAC1 को। बोथ ऑफ देम जो है बाइंड करते हैं एंडोथेलियल ICAM1 के साथ। नाउ द नेक्स्ट इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट जो होती है प्लेसेंटा के अंदर, वो आपकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। प्लेसेंटा के अंदर जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होती है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है इसमें सब्सटेंसेस आपके सेल मेम्ब्रेन से गुजरते हैं और साथ इसमें कोई ना कोई कैरियर प्रोटीन होती है जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडेड आते हैं। अप हिल मूवमेंट होती है और इसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है, इसीलिए हम इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर सब्सटेंसेस मूव करते हैं सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस,
कोई कैरियर प्रोटीन को भी यूज़ करेंगे, साथ ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट होती है और इसमें एनर्जी यूज़ होती है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है इसमें मेटाबॉलिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये 3 तरह की होती है, इसमें सिंपल डिफ्यूजन हो सकती है, फैसिलिटेटेड हो सकती है या फिर ऑस्मोसिस हो सकती है। सिंपल का मतलब है कि कोई आपको कैरियर नहीं चाहिए होगा, सिर्फ सिंपल सब्सटेंस जो होते हैं वो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डाउन हिल मूवमेंट होती है कि ज़्यादा से कम की तरफ मूव कर जाएंगे। फैसिलिटेटेड के अंदर ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, इसमें फैसिलिटेट किया हुआ होता है, कैरियर मीडिएटेड होती है कोई ना कोई कैरियर प्रोटीन्स ने। इसमें सब्सटेंस भी आपके हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ डाउन हिल मूवमेंट होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस के अंदर आपका वाटर मूव करता है लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन के अंदर एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होगी जब आपका पानी लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन के अंदर मूव करेगा। अब हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन वही होगी जहाँ पे आपका पानी कम है। ठीक है, तो जहाँ पे आपका वाटर कम होगा, जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होगा, वहाँ पे आपका पानी मूव करेगा। इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर एक ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 100 DA है तो वो ट्रांसपोर्ट करती है डिफ्यूजन के थ्रू। और अगर एक मॉलिक्यूल का जो वेट होता है ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट, अगर ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट 100 DA ट्रांसपोर्ट से अगर 1000 DA से ज़्यादा हो तो वो पिनोसाइटोसिस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, अगर 100 से ज़्यादा होगा तो पिनोसाइटोसिस, अगर 100 से कम होगा तो डिफ्यूजन। अब हम MCQs करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है कि ये जो ड्रग है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 100 है, 100 DA है, वो सेल के अंदर पिनोसाइटोसिस से मूव करेगी। ठीक है, पिनोसाइटोसिस से सेल मेम्ब्रेन से गुजर के अंदर आएगी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है इंटेस्टाइन के अंदर किस सब्सटेंस की? फ्रुक्टोज की। फ्रुक्टोज की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू होगी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, दैट इज फ्रुक्टोज। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस होता है जो फर्दर डाइजेस्ट होता है कि बिफोर एब्जॉर्ब हो बाय स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स इन द इंटेस्टाइन इज सुक्रोज। ठीक है, पहले सुक्रोज आपका डाइजेस्ट होगा, उसके बाद फिर ये स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू जिसमें फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वो फ्रुक्टोज जो है वो स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कौन से ऐसी चीज़ है जिसकी सीमेन के अंदर सबसे ज़्यादा कंपोजिशन होती है। फ्रुक्टोज सीमेन के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन के अंदर फ्रुक्टोज सीमेन में। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होती है वो कैरियर मीडिएटेड भी हो सकती है जिसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। डिफ्यूजन जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की आपकी ब्लड से एल्वुलाई के अंदर वो पैसिव डिफ्यूजन होती है। ठीक है, एल्वुलाई के अंदर जो आपकी एल्वुलाई के अंदर जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके ब्लड से एल्वुलाई के अंदर जा रही है, एल्वुलाई के अंदर जा रही है, वो आपके पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू जाती है क्योंकि आपके ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एल्वुलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम है। ठीक है, तो दरमियान में कोई ना कोई कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, उसके थ्रू ये मूव करती है और इसमें कोई आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वुलाई के अंदर आपके पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू जाती है। जो गैस एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर और ब्लड के अंदर वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और ये इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि जो मैकेनिज्म है जिससे ऑक्सीजन पास करती है एल्वुलाई से ब्लड के अंदर वो पैसिव डिफ्यूजन होती है। ऑक्सीजन भी पैसिव डिफ्यूजन से जाती है क्योंकि एल्वुलाई के अंदर आपकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी पैसिवली डिफ्यूज करती है ब्लड से एल्वुलाई के अंदर क्योंकि उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑक्सीजन एंटर होती है कैपिलरीज के अंदर फ्रॉम एल्वुलाई बाय विच प्रोसेस। ठीक है, ऑक्सीजन जो आपके एल्वुलाई के अंदर एंटर हो रही है किस प्रोसेस के थ्रू? कैपिलरीज से पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। जो आपका गैस एक्सचेंज है वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों ही पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होती हैं। अब जो अमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन होती है और जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होती है ड्यूडेनम के अंदर जिजनम के अंदर वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है। अमाइनो एसिड्स ग्लूकोज ड्यूडेनम और जिजनम के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं ड्यूडेनम और जिजनम के अंदर। बेसिक मैकेनिज्म जो होता है वो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन के अंदर वो एक्टिव सोडियम की सिक्रीशन होती है। एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन के लिए हमें एक्टिव सोडियम की सिक्रीशन होती है। जो फर्स्ट स्टेप होता है CSF की फॉर्मेशन के अंदर उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है सोडियम की अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है जब आपका CSF की प्रोडक्शन होती है। जो गैस की डिफ्यूजन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके एल्वुलो कैपिलरी मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया के। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा आपकी एल्वुलाई और कैपिलरी मेम्ब्रेन का उतनी ज़्यादा आपकी गैस की डिफ्यूजन होगी। मैकेनिज्म ऑफ क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन लेटर सेगमेंट ऑफ द PCT के अंदर पैसिवली होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट।
ठीक है। क्लोराइड की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है लेट सेगमेंट ऑफ पीसीटी के अंदर वो पैसिवली होती है। डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज पॉलीसाइथीमिया के अंदर ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, डिफ्यूजन कैपेसिटी जो होती है पल्मोनरी कैपिलरीज की वो ज़्यादा हो जाती है पॉलीसाइथीमिया के अंदर। ग्लूकोज क्रॉस करता है प्लेसेंटा को विया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जो एब्जॉर्प्शन होती है ग्लूकोज की किडनी के अंदर वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ करता है रैपिडली एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एल्वोलाई के अंदर, क्योंकि इसका हाई डिफ्यूजन कॉफिशेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का हाई डिफ्यूजन कॉफिशेंट हो जाने की वजह से ये ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ कर जाती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड भी पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। लोकल एनेस्थीसिया क्रॉस करता है प्लेसेंटा को थ्रू पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया आपका पैसिव डिफ्यूजन करके आपके प्लेसेंटा से गुजर जाता है। ऑक्सीजन जो होती है वो एल्वोलाई से आपकी पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर जाती है बाय पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है आर्टीरियल ब्लड के अंदर वो कम होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से जो कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा प्रेशर की ग्रेडियंट की ज़रूरत होती है डिफ्यूजन के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो आपकी पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं उनका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो ज़्यादा होता है ताकि आपको ज़्यादा ग्रेडियंट मिले और इजीली आपकी डिफ्यूजन हो जाए। कौन सा फैक्टर होता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीजन की डिफ्यूजन के जो एल्वुलर कैपिलरीज का सरफेस एरिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी गैसेस की डिफ्यूजन से या ऑक्सीजन की डिफ्यूजन से। जो डिफ्यूजन ऑफ गैस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी एल्वुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया के। कौन सी ट्रांसपोर्ट होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस पे डिपेंड करती है, डिफ्यूजन सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस पे डिपेंड करती है। बेसिक मैकेनिज्म जो एक्वासिमर की प्रोडक्शन कराता है इसमें हम एक्टिव सोडियम की सिक्रीशन होती है। ठीक है, एक्टिव सोडियम की सिक्रीशन से एक्टिवली सोडियम सिक्रीट होता है तो आपकी एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन होती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करते हैं सेल मेम्ब्रेन से क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें पंप की ज़रूरत होती है। रिगार्डिंग कोरॉइड प्लेक्सिस, इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है सोडियम आइंस की। कोरॉइड प्लेक्सिस के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है सोडियम आइंस की। एक्वोसिमर की प्रोडक्शन के अंदर एक्टिव सिक्रीशन होती है सोडियम की। ग्लूकोज और अमाइनो एसिड आपकी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ग्लूकोज और अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब हो रहे थे और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी ड्यूडेनम और जेजुनम के अंदर भी आपका ग्लूकोज और अमाइनो एसिड एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब हो रहा था। अब डिफरेंस यहाँ पे बताया हुआ है कि जो वाटर एंटर करता है सेल के अंदर किस प्रोसेस के थ्रू, पोर्स के थ्रू। ठीक है, वाटर की जो एब्जॉर्प्शन होती है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन वो भी पोर्स के थ्रू होती है। वाटर सेल के अंदर भी पोर्स के थ्रू जाता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन भी पोर्स के थ्रू होती है। वाटर जो है वो प्लाज्मा से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जाता है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू, और वाटर एंटर करता है फ्रॉम सेल से एंटर करता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर विया द प्रोसेस का फिल्ट्रेशन। ठीक है, वाटर अगर प्लाज्मा से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जा रहा है तो भी फिल्ट्रेशन होगी, और वाटर अगर सेल से आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर जा रहा है, सेल से बाहर जा रहा है तो भी फिल्ट्रेशन होगी, सेल के अंदर आ रहा है तो भी फिल्ट्रेशन होगी। ठीक है, और प्लाज्मा से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जा रहा है तो वो भी फिल्ट्रेशन होगी। वाटर अंदर भी पोर्स के थ्रू आता है और वाटर की एब्जॉर्प्शन भी सेल मेम्ब्रेन में पोर्स के थ्रू होती है। अब अगला यहाँ पे दिया हुआ है कि जो परमानेंट सेल्स होते हैं या जो नॉन रेप्लिकेटर सेल्स होते हैं वो मायोकार्डियल सेल्स होते हैं। ठीक है, जो आपके हार्ट के सेल्स हैं, मायोकार्डियम की जो सेल्स हैं, मायोकार्डियल सेल्स हैं, वो नॉन रेप्लिकेटर्स हैं और परमानेंट सेल्स हैं। सेल टाइप्स को हमने क्लासीफाई किया है 3 डिफरेंट ग्रुप्स में उनकी कैपेबिलिटीज़ के बेस पे। एक लेबाइल सेल्स होते हैं, एक स्टेबल सेल्स होते हैं, एक परमानेंट सेल्स होते हैं। जो लेबाइल सेल्स होते हैं जो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं और इनका नॉर्मल हीमोस्टेटिक फंक्शन होता है, और ये कीमोथेरेपी के अंदर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, जिसमें आपके बोन मैरो, गट का एपिथेलियम, स्किन, हेयर फॉलिकल्स और जर्म सेल्स आते हैं, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूसली डिवाइड कर रहे होते हैं और ये बोन कीमोथेरेपी से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। लेबाइल सेल्स में आपकी बोन मैरो के सेल्स आते हैं, स्टेम सेल्स आते हैं, जर्म सेल्स आते हैं। ठीक है, सॉरी स्टेम सेल्स नहीं आते इसमें, गट एपिथेलियम आती है, स्किन आती है, हेयर फॉलिकल्स आते हैं और जर्म सेल्स आते हैं, क्योंकि आपके हेयर ग्रो करते रहते हैं तो इसलिए लेबाइल सेल्स में आ जाएंगे। जर्म सेल्स भी ग्रो करते रहते हैं, प्रोडक्टिविटी रहती है। स्किन भी डैमेज हो जाए तो वहाँ पे स्किन आ जाती है, तो स्किन के भी सेल्स लेबाइल सेल्स होते हैं। गट एपिथेलियम भी रीजनरेट कर जाती है तो गट एपिथेलियम भी आपकी होती है, और बोन मैरो में तो सेल्स की प्रोडक्शन होती रहती है, आपके ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। स्टेबल सेल्स वो होते हैं जो ऐसे सेल्स जो कि डिवाइड नहीं करते हैं हीमोस्टेटिक कंडीशंस के अंदर, लेकिन इंजरी के बाद डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हिपैटोसाइट्स लिवर ट्रांसप्लांट के अंदर, लिम्फोसाइट्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के सेल्स, ठीक है, पीसीटी के सेल्स और पेरियोस्टियल सेल्स। परमानेंट सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि कभी डिवाइड नहीं करते, इवन आफ्टर इंजरी भी उनका परमानेंट डैमेज हो जाता है, जिसमें आपके रेड ब्लड सेल्स आते हैं,
आपके कार्डियक मसल्स में मायोकार्डियल सेल्स आते हैं, स्केलेटन मसल्स आते हैं और न्यूरॉन्स आते हैं। जो रिप्लेसमेंट आपके डेड सेल्स की वो नहीं हो सकती है बाय रीजनरेशन इन टिश्यूज़, ठीक है। ऐसे सेल्स को हम परमानेंट सेल्स कहते हैं, जिसमें रीजनरेशन से आपके जो है रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती है डेड सेल्स की। परमानेंट सेल्स जो होते हैं हमें मायोकार्डियल सेल्स में मिलते हैं, हार्ट के अंदर मिलते हैं। जो कवरिंग एपिथीलिया और जो ब्लड सेल्स होते हैं वो लेबाइल सेल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो बोन मैरो के बेसिकली जो सेल्स है ना वो लेबाइल सेल्स हैं, लेकिन जो आरबीसीज है ना वो आपके परमानेंट सेल्स होते हैं कि एक दफ़ा आरबीसीज डैमेज हो गए तो वो डेथ ही होती है उसकी, उस जगह कोई नया आरबीसी नहीं आएगा या वो रिपेयर नहीं होता है। ऑल्फैक्टरी नर्व सेल्स रिपेयर करते हैं या चेंज इन एवरी 2 वीक्स ड्यू टू बेसल सेल्स, ठीक है। जो ऑल्फैक्टरी नर्व सेल्स जो होते हैं वो रिपेयर कर जाते हैं या फिर चेंज होते हैं हर 2 हफ्ते के बाद, क्योंकि आपके बेसल सेल्स जो आपके बेसल सेल्स होते हैं उनका पोटेंशियल होता है कि वो किसी भी सेल्स में चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए जो आपके जो बेसल सेल्स होंगे उसकी वजह से आपके जो ऑल्फैक्टरी नर्व सेल्स होते हैं वो हर 2 हफ्ते के बाद चेंज हो जाते हैं।